जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पे। देखिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, ये पीईटी 2021 वाले लोग जो थे वो एग्ज़ाम दिए थे इसका। तो 1262 टोटल पोस्ट थी। इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन थे, लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसे आप बोलते हैं। हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। पिछले साल के ही आधार पे ये सारे प्रश्न हैं, पिछले साल के ही प्रश्न हैं ये। उसमें हम आइडिया समझेंगे कि कौन से टॉपिक पे हमें फोकस करते हुए चलना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहला एक क्वेश्चन जो था वो था आपका सर्कुलर अरेंजमेंट पे, कि मतलब एक गोल मेज जैसा है, उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी आपको बैठाने हैं। अब उसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि एफ़ जो है वो जी की तरफ देख रहे हैं, ए उधर की तरफ देख रहे हैं, वो उसके राइट साइड बैठते हैं, वो उसके लेफ्ट साइड हैं। इस तरीके से करके क्वेश्चन है। तो जैसे ये क्वेश्चन था कि गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुख करके लोग बैठे हुए हैं, और उसमें पूरा पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन था। तो जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें वो सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो सर्कुलर अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको रीजनिंग के लिए पढ़ना है। अगला देखते हैं। देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि जैसे मान लीजिए ये y एट द रेट जेड है। तो एट द रेट का यहाँ पे मतलब था कि y जो है वो जेड की माता जी हैं। y ये डॉलर का सिंबल बना था z, तो यहाँ पर इसका मतलब था कि ये y जेड का हस्बैंड है। y इज़ सिस्टर ऑफ z, तो मतलब ये सिंबल के साथ में रिलेशन दिया हुआ है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कोई चिन्ह दिए जाते हैं, उन प्रतीक चिन्हों के सामने रिलेशन बता दिया जाता है कि अगर ये चिन्ह आप देखेंगे तो तुरंत माइंड में आपको ये याद हो जाना चाहिए, ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो इस रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इनकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको। जितने भी लोग जूनियर असिस्टेंट 5,500 जो पोस्ट के एग्ज़ाम होना है उसके लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं। और लास्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि ये m जो है वो n की डॉटर है, तो बताइए किस रिलेशन से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक, तो इसमें कई सारे जो ट्रिक हैं, जो तरीका है, वो हम जब सॉल्व करेंगे तो वह आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन, ये आपके तीन क्वेश्चन लगभग कथन स्टेटमेंट दे रखा था और कंक्लूजन था। जैसे एक क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था कि पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री जी का भाषण जो है वो 10 बजे से शुरू हो जाएगा सुबह में। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि जितने भी लोग हैं उनसे अनुरोध है, जो आएंगे उस भाषण को सुनने के लिए, आपसे अनुरोध है कि 10 बजे के पहले अपनी सीट लेके बैठ जाइएगा। अब ये दो स्टेटमेंट थे। जो कंक्लूजन और निष्कर्ष था उसमें एक लाइन लिखा हुआ था कि अगर लोग नहीं आएंगे तो भाषण शुरू नहीं होगा प्रधानमंत्री जी का। और दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि भाषण के पहले लोग आ जाएं ताकि उनकी जगह पक्की हो जाए। इस तरह से एक स्टेटमेंट था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही है, मतलब कंक्लूजन गलत ही है कि लोग नहीं आएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण शुरू नहीं होगा। वो तो सिर्फ इसलिए कहा जा रहा था, अनुरोध किया जा रहा था ताकि जब आप भाषण के समय तक पहुंचेंगे वहां पर तो आपको अपनी सीट मिल जाए सुनने के लिए। तो इस तरीके का आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में थोड़ा सोचना होता है। ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया, ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें ऐसे बोल दिया गया था कि टोटल मान लीजिए किसी क्लास में 150 बच्चे हैं और जितने बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, वो 2 गुने हैं जितनी नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं। अब लड़कों में दिया हुआ था कि कुणाल है, उनकी रैंक है 25वीं टॉप से। टॉप से देखने का मतलब क्या होता है, तुरंत ऐसे ऊपर से एरो बना दीजिए नीचे की ओर। अगर आपकी रैंक है मान लीजिए 20 टॉप से, तो यानी कि आप ऊपर से नीचे की तरफ कितने हो गए, टॉप 20 स्टूडेंट में आ गए। और अगर मान लीजिए नीचे से आपकी रैंक है 25वीं, तो यानी कि अभी यहाँ से नीचे से हम 1 गिन रहे हैं तो आप आ रहे हैं 25 पे। यानी आपके अलावा नीचे कितने लोग हैं, 24। तब आप नीचे से गिनते हुए काउंटिंग करने पे आएंगे 25वें पे। यानी आपको मिला के अगर ऊपर से देखा जाए तो कितने लोग हैं, 20। आप नीचे से काउंट किए जाएं तो आपको छोड़ के कितने हैं, 24। तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 44। इसी तरीके से और पूछा जाता है कि ऊपर से आपकी रैंक कितनी है। तो मतलब कई लोग क्या करते हैं कि ऊपर से आपकी रैंक कितनी है उसको काउंट किया, नीचे से आपकी रैंक कितनी है उसको काउंट किया, -1 कर दिया। वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपको 2 बार काउंट किया गया ना, एक ऊपर से आपकी रैंक काउंट की गई, एक नीचे से भी आपकी रैंक काउंट की गई, तो आप उस क्लासरूम में 2 बार काउंट हो गए। एक माइनस कर दीजिए तो सही कितने बच्चे हैं टोटल पता चल जाएगा। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बोल दिया कि कुणाल की रैंक 25 है टॉप से और उसमें 10 लड़कियां इससे आगे हैं, और जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछ दिया था कि कितने लड़के इसके बाद होंगे।
तो वहाँ पर आपको इसी तरीके से एरो बना के सॉल्व करना था। अभी हम क्वेश्चंस का आइडिया ले रहे हैं कि पूछा कैसे जा रहा है। देखिए एक क्वेश्चन कोडिंग के ऊपर था, इसमें आपसे कह दिया कि इलेक्शन का मतलब ये कुछ HN ये HERFMK करके है, तो फ्लोटिंग का क्या अर्थ होगा। अब इसमें देखिए बेसिक जब शुरू किया जाता है तो सबसे पहले हम इसमें एडिशन देखते हैं। अल्फ़ाबेट्स में आपको कभी भी क्वेश्चन आए तो आपका एक बेसिक क्लियर होना चाहिए। वो बेसिक क्या है कि एक इजोटी करके हम पढ़ते हैं, तो इसमें हम बोलते हैं कि 5वें नंबर पे ई आता है, 10वें नंबर पे जे आता है, 15वें नंबर पे ओ आता है, 20वें नंबर पे टी आता है और 25वें नंबर पे वाई आता है। और इससे हमें अल्फ़ाबेट को काउंट करने पे बहुत आसानी हो जाती है। तो ये भी हम बेसिक से शुरू करेंगे और फिर आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस उतने कठिन नहीं होते हैं जितना कि हमें लगता है। देखिए एक क्वेश्चन मिसिंग नंबर में था। मिसिंग नंबर में हम पहले प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब कर लेते हैं, फिर AP, GP ये सब लगा के चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब हमें आइडिया लगता है कि कौन सा नंबर निकल सकता है अगला। तो मिसिंग नंबर पे भी आपको प्रैक्टिस करना है। मिसिंग नंबर के बाद एक क्वेश्चन था आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसका बिल्कुल बेसिक से शुरुआत होता है कि आप कैसे काउंट करते हैं ट्रायंगल्स को। अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे, एक तो आपका समय ज़्यादा लगेगा और ऊपर से ये भी चांस है कि आप गलत ट्रायंगल को गिन लेंगे। और क्वेश्चन में जब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनके सॉल्यूशन को अगर आप देखेंगे तो उसमें इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि जहां आप गलती करेंगे ठीक वैसा ही ऑप्शन आपको दिखेगा वहाँ पे, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन से स्टेज पे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। फिर ये जो बॉक्स बनाने वाला नंबर होता है, इसमें कई सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक है कि आप इन 3 को ऐसे लेके काउंट कर लीजिए, एडिशन कर लीजिए। एक है इसको आप ऐड कर लीजिए। तो इसकी भी प्रैक्टिस जब होगी तो आपको समझ में आएगा कि मिसिंग नंबर कैसे निकालते हैं। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बॉक्स वाले मिसिंग नंबर की और एक सीक्वेंस की। आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी आपको देखिए बहुत सारा आपको क्वेश्चन जब अप्रोच करना है तो आपको तुरंत डायग्राम बना लेना है। डायग्राम से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि 8 किताबें हैं। देखिए एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ था, वाक्य के रूप में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इस क्वेश्चन में दिया गया था कि आपके पास 8 किताबें हैं, उन 8 किताबों में दूसरे और ये जो सारी किताबें हैं वो एक के ऊपर एक अरेंज है। ठीक है, तो आप तुरंत दिमाग में ऐसे डायग्राम बना लीजिए, ऐसे अपने हाथ से बना लीजिए कि 8 किताबें और एक के ऊपर एक किताबों को आपने अरेंज कर लिया है। जो दूसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे किताब है वो है हिंदी की किताब। तो इसके सामने आप लिख लीजिए कि दूसरे, 5वें, 6वें नंबर पे है हिंदी। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि चौथे नंबर पे कौन सी किताब है। अब इसमें एक और आपको दिया हुआ था लाइन, एक लाइन दी हुई है, 3 लाइन दी है। तो एक लाइन दिया है कि 2 हिंदी की किताबें 2 इंग्लिश की किताबों के बीच में पड़ी हुई हैं। तो अगर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 5वें और 6वें नंबर पे जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, तो ये 2 की हिंदी की किताबें एक साथ हैं। अब ये बोल रहा है कि 2 हिंदी की जो किताबें रखी हुई हैं वो 2 अंग्रेजी किताबों के बीच में रखी हुई हैं। अब अगर आप यहाँ और यहाँ इंग्लिश को रखने की कोशिश करेंगे पहले और तीसरे नंबर पे, तो देखेंगे कि यहाँ सिर्फ बीच में एक ही हिंदी की किताब आ रही है। लेकिन अगर आप चौथे और 7वें नंबर पे इंग्लिश की किताब को रखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 हिंदी की किताबें जो 5वें और 6वें नंबर पर हैं वो चौथे और 7वें नंबर के इंग्लिश की किताब के बीच में आ रही हैं। तो आप अरेंज कर दीजिए कि यहाँ चौथे और 7वें नंबर पे ई और ई होगा, यानी कि इंग्लिश की किताब होगी। आगे क्या लिखा था, फिर इस प्रश्न में लिखा हुआ था कि गुजराती जो किताब है वो इंग्लिश की किताब के जस्ट नीचे रखी हुई है। अब हमें पता चल गया, हमने यहाँ पे क्या अरेंज किया कि तीसरे पे इंग्लिश है और 7वें पे इंग्लिश है, तब 2 इंग्लिश की किताब के बीच में 2 हिंदी की किताब आ गई। और गुजराती की किताब जो है जस्ट उसके ऊपर इंग्लिश की किताब है, या फिर आप समझ लीजिए कि इंग्लिश की किताब के जस्ट नीचे वाली किताब गुजराती है। तो यानी कि ये जो 8वें नंबर की किताब होगी ये कहीं ना कहीं गुजराती हो गई मान लीजिए। तो अब देखिए सब चीज़ें अरेंज हो गई। और एक क्वेश्चन में लाइन दिया हुआ था कि एक हिंदी की किताब 2 संस्कृत की किताबों के बीच में रखी है। तो दूसरे नंबर पे हिंदी की किताब दिख रही है, पहले और तीसरे नंबर पे आप लग दीजिए संस्कृत की किताब। अब देखिए सारी किताबें अरेंज हो गई। पूछा था कि चौथे नंबर पे कौन सी किताब होगी, चौथे नंबर पे इंग्लिश हो गई, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। वरना आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, अरेंज करना है, ऐसे करेंगे तो तुरंत आपका हो जाएगा डायग्राम बनाने के बाद। अब देखिए एक क्वेश्चन ये था, ये भी कुछ बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होता है, बस इसका मतलब समझना होता है। शब्दों को क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो क्रम में व्यवस्थित कैसे करेंगे, जैसे कि डिक्शनरी है आपका, तो डिक्शनरी में कैसे लिखा होता है, पहले कोई एक से जितने लेटर बन रहे हैं सबके बारे में ए से होगा, फिर ए के बाद जो अगला कोई वर्ड होगा उसमें ए से होगा, फिर इसके नीचे बी होगा, फिर ऐसे करके हर एक
अंक पे जो अल्फ़ाबेट है उसके हिसाब से हम अरेंज करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले देखिए सारे शब्द, सारे जो इसमें अल्फ़ाबेट हैं वो पी से हैं, पी 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 पी, तो सब पी 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 एक साथ नीचे आ गए। अब इसके जस्ट बाद देखिए सब आर है, तो आर 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 आर, यानी कि पहले दो डिजिट जो पहले दो अल्फ़ाबेट हमारे सामने हैं उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद तीसरे पे देखिए ई, तीसरे पे ए, तीसरे पे सी, तीसरे पे सी, तीसरे पे सी, तो इस सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा? प्रेस। क्यों? क्योंकि तीसरे नंबर पे जो है वो ए है, तो ए सबसे पहले आता है, तो प्रेस सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? अब आपके सामने 3 ऑप्शन है, सी सी सी, तो इन पांचों में पांचवें नंबर पे हो जाएगा प्रीच, क्योंकि यहाँ पे तीसरे पे है ई और यहाँ तीसरे पे है सी, तो प्रेस के बाद इन तीनों में से कोई एक होगा और पांचवें पे हो जाएगा प्रीच। दूसरे पे क्या होगा? दूसरे पे देखिए चौथे पे दोनों सी 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 बराबर हो गया, उसके बाद आई ई ई, तो अब ये हो गया चौथे पे, क्योंकि सी के बाद हो गया आई, यहाँ पे सी के बाद है ई और ई। अब इन दोनों में देखिए ई ई, यहाँ तक मामला सेट है। इसके बाद है पी और यहाँ है डी, डी पी के पहले आता है, तो ये हो गया आपका दूसरा और ये हो गया आपका तीसरा। तो अरेंज हो गया, पहले प्रेज आएगा, फिर प्रिसीड आएगा, फिर प्रिसेप्ट आएगा, फिर प्रिसिंक्ट आएगा, फिर प्रीच आएगा। 1 2 3 4 5 ऐसे अरेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही था, कथन और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। एक मैंने आप लोगों को एग्जांपल से बता दिया कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। आगे आगे आकृति पे भी समस्या, आकृति समस्या पे भी क्वेश्चन आया था। प्रॉब्लम फिगर्स का मतलब नॉन वर्बल होता है, जो आपको शाब्दिक अर्थ में शाब्दिक तरीके से नहीं रीजनिंग दी जाती है, समस्या दी जाती है। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रश्न नहीं दिए जाते हैं, वर्बल तरीका नहीं होता है, वो होता है नॉन वर्बल। तो ये जो जितने भी आप आकृति वाली समस्याएं देखते हैं ये नॉन वर्बल में आता है, तो हमें आकृति वाली समस्याओं को भी देखना पड़ेगा। अच्छा, ये जितनी भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ आपका जूनियर असिस्टेंट में आपको मदद नहीं करने वाला है, ये आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट और बाकी जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपको रीजनिंग मैथ्स ये सब है देना है, उसमें भी आपको ये मदद करने वाला है। फिर है कृत्रिम भाषा से अनुवादित। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में दिया था कि कोई कृत्रिम भाषा है, हम अपने मन से ये लैंग्वेज बना दिए हैं और उससे अनुवादित ये लैंग्वेज है, ये शब्द है, इंग्लिश में दिया हुआ था। तो अब आपको बताना है कि इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, सीलिंग टाइल का क्या मतलब होगा जब इसका ये मतलब है। क्वेश्चन लिख देते हैं, सीलिंग टाइल। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होता है, जब भी आपको इस तरह के उटपटांग से शब्द दिए हों, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ इसमें लॉजिक है कि नहीं है, आप सबसे पहले कॉमन शब्द पकड़िए। इसमें देखिए फैन फैन, 2 शब्द कॉमन दिख रहे हैं आपको। ठीक, इन दोनों में देखिए कोई कॉमन दिख रहा है? गॉर्बल, GORBL दिख गया। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि GORBL मतलब फ़ैन है। अब प्रश्न में क्या सीलिंग टाइल दिया है, तो यानी कि GORBL वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही नहीं होना चाहिए। हमारा ऐसा शब्द सही होना चाहिए ऑप्शन में जो सीलिंग और टाइल के जैसा लिखा हो। अब यहाँ पर आइए फिर से, अब यहाँ सीलिंग है, अगर GORBL का मतलब फ़ैन है तो सीलिंग का मतलब कहीं ना कहीं पिक्सेन होगा। तो PIXN पिक्सेन किसके बराबर हो जाएगा? सीलिंग के। ठीक है, अभी हम मान रहे हैं। और अब यहाँ देखिए, यहाँ है आर्थ टसल टाइल रूफ। अगर ये 2 अलग अलग शब्द है, आर्थ, क्योंकि ऑप्शन आप देखेंगे आर्थ अलग है टसल अलग शब्द है, तो यानी कि टाइल पहले लिखा होगा अर्थ में और टसल लिखा होगा रूफ में। तो आर्थ का अर्थ अगर हो गया टाइल और पिक्सेन का अर्थ हो गया सीलिंग, तो सीलिंग टाइल का मतलब होना चाहिए ऑप्शन में पिक्सेन अर्थ, मतलब कुछ ऐसा ऑप्शन दिखना चाहिए पिक्सेन अर्थ, तब हम मतलब समझ जाएंगे सीलिंग टाइल का। अब देख लेते हैं कि पिक्सेन अर्थ जैसा कुछ शब्द दिया हुआ है कि नहीं। सीलिंग टाइल का क्या मतलब है? गॉर्बल टसल फ्लोर, ये देखिए पिक्सेन अर्थ, अपना आंसर निकल जाएगा, बस यही है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी ना ये सिचुएशन वाइज एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि ट्रेन को पकड़ने के लिए आप जा रहे हैं, उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें और थी और आप ऐसे छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, 4 ऑप्शन था। तो ये सिचुएशन आधारित था, उस समय की स्थिति आपको दी गई थी, उस स्थिति पे आप दिमाग लगा कि क्या आंसर देंगे। इस तरह का भी ओपन प्रश्न आता है, तो वो आपके लिए बहुत टफ चीज़ नहीं है। वहाँ कॉमन सेंस लगाएंगे, सोचेंगे खुद को, बस क्या है उस सिचुएशन में मान लीजिए, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सोच लीजिए कि सच में आपकी ट्रेन छूट रही है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, क्या करेंगे। जो आपके दिल दिमाग साथ दे, जो ऑप्शन आपको ठीक लगे उसको मार दीजिएगा, वही आंसर सही निकल जाएगा।
ठीक है। बाकी स्टेटमेंट और एजम्पशन वाला वही क्वेश्चन 2-3 है, मैंने आपको बताया हुआ है। स्टेटमेंट और एजम्पशन को हम लोग देख लेंगे एक बार। अब देखिए कुछ टॉपिक्स और हैं जो ये कवर कर सकते थे, लेकिन 15 क्वेश्चन में और क्या क्या कवर करेंगे, तो हम वो भी देख लेंगे। और बाकी प्योर मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए नहीं पढ़ना है। मैथ्स के लिए जो नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी उसमें मैंने गलती से आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट के लिए भी लिख दिया था। जूनियर असिस्टेंट में मैथ्स नहीं पढ़ना है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए पढ़ना है, सी सेट के लिए पढ़ना है, चाहे यूपीएससी दे रहे हो चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हो, उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी सी सेट के लिए, मैथ्स के लिए। बाकी रीजनिंग हम लोग अच्छे से करेंगे, रीजनिंग में मज़ा आएगा। क्लासेस भी चलती रहेंगी, और जो लोग दक्ष क्लास तो देखिए चली रही है अपनी दक्ष बैच की, और जो बैच से जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख लीजिएगा, उसमें डिटेल दिया हुआ है, वहाँ से आप क्वेरी कर सकते हैं फ़ोन नंबर पे। और बाकी यूट्यूब पे हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, आप बने रहिए साथ में, बाकी सब अच्छा होगा। सिलेक्शन लीजिए अच्छी जगह, और क्या। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।